सिंपल लेसन में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे यूरोप में पुनर्जागरण। पुनर्जागरण से जुड़े हुए सभी प्रश्नों को सम्मिलित करने का प्रयास किया गया है। 90 से ज़्यादा प्रश्न हैं। पीपीएससी टियर 3, 4, 5 और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। पीपीएससी पैटर्न पर बेस्ड होगी सारे एमसीक्यू टाइप जो क्वेश्चन हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रेनेशा यानी पुनर्जागरण किस भाषा का शब्द है? पुनर्जागरण जो है ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। पुनर्जागरण या रेनेशा का तात्पर्य क्या है? रेनेशा का मतलब होता है पुनर्जन्म या फिर से जागना। पुनर्जागरण का प्रमुख कारण था। पुनर्जागरण देखिए बहुत सारे कारणों से शुरू हुआ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो कारण था, सबसे मेन कारण जो था वो सामंतवाद का पतन था। जैसे ही सामंतवाद का पतन हुआ, एक नई तरह की धारणा, एक नई तरह की भावना विकसित होने लगी थी। रेनेशा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? रेनेशा का प्रयोग जो ये शब्द है, इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया था वो इटली के जॉर्जियो वैसारी ने किया था। रेनेशा शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके परिवर्तन के संदर्भ में किया गया? रेनेशा शब्द का जो प्रयोग है सबसे पहले जो किया गया था, ये भवन निर्माण और मूर्ति कला के लिए। ये याद रखें, भवन निर्माण और मूर्ति कला के लिए रेनेशा शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया गया था, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ये याद रखें, अगर ऑप्शन में कहीं दिखता है तो यही उत्तर होगा। फ्रांसीसी विद्वान दिदरो ने रेनेशा शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? दिदरो एक फ्रांसीसी विद्वान थे जिन्होंने नवीन साहित्य व कला के लिए रेनेशा का प्रयोग किया था। दांते ने अपने किस ग्रंथ में लिखा कि विश्व कल्याण के लिए समाज एक अनिवार्यता है? सही उत्तर जो होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि डिवाइन कॉमेडी जो है दांते की रचना जरूर है, पर इन्होंने इसमें नहीं लिखा है। प्रिंसिपिया जो है ये आइजैक न्यूटन की रचना है। तो दांते ने एक इनकी ग्रंथ थी डी मोनार्किया नाम से, डी मोनार्किया में इन्होंने लिखा था कि विश्व कल्याण के लिए साम्राज्य जो है वो एक अनिवार्यता है। अफ्रीका महाकाव्य और फैमिलियर लेटर्स किसकी रचनाएं हैं? अफ्रीका महाकाव्य और फैमिलियर लेटर्स जो हैं ये पेट्रार्क की रचनाएं हैं, जो कि एक इटली के निवासी थे। पुनर्जागरण का प्रारंभ कहाँ हुआ था? पुनर्जागरण की जो शुरुआत है ये हुई थी इटली से। पुनर्जागरण का प्रारंभ किस नगर से माना जाता है? इटली देश से शुरू हुआ था, पर इटली में जो फ्लोरेंस नगर है यहाँ से शुरू हुआ था पुनर्जागरण का प्रारंभ। किसके काल में इटली का फ्लोरेंस नगर कला एवं संस्कृति का प्रमुख केंद्र बन गया था? देखिए, मेडिसी राज परिवार जो था इटली का, उसने पुनर्जागरण को बहुत प्रोत्साहन दिया था। तो कला एवं संस्कृति जो है ये पुनर्जागरण संबंधित है, और लॉरेंजे दो मेडिसी जो हैं इन्होंने इसको संरक्षण दिया था, और इनके काल में कला संस्कृति का प्रमुख केंद्र बन गया था फ्लोरेंस। पुनर्जागरण काल कब से कब तक माना गया है? पुनर्जागरण का जो काल है ये 14वीं से 16वीं सदी के बीच का माना जाता है। पुनर्जागरण के संबंध में क्या सही है? यूनानी और रोमनी साहित्य का अनुशीलन, मानववाद को प्रतिष्ठा मिली, कला धार्मिक बंधनों से मुक्त हो गई। उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये तीनों के तीनों सही हैं। इटली के किस राज परिवार ने पुनर्जागरण में विशेष योगदान दिया था? अभी हमने जिक्र किया था लॉरेंजो दो मेडिसी का। तो मेडिसी राज परिवार ने पुनर्जागरण में विशेष योगदान दिया था। यूरोप का कालिदास किसे कहते हैं? कालिदास बहुत जाने माने साहित्यकार रहे हैं भारत के, और यूरोप में शेक्सपियर को यूरोप का कालिदास माना जाता है। द फैब्रिक ऑफ ह्यूमन बॉडी किसकी रचना है? फैब्रिक ऑफ ह्यूमन बॉडी जो है ये वेसेलियस की रचना है। किसने कहा था धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग हैं?
धर्म और राजनीति दोनों अलग अलग हैं, ये कहने वाले एक राजनीति विज्ञानी थे मैकियावेली, जिन्हें आधुनिक राजनीति शास्त्र का जनक माना जाता है। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। मानववाद का अध्ययन करने के लिए किसने शिक्षा केंद्र की स्थापना की थी? ड्यूक ऑफ मांटुआ। मांटुआ का जो ड्यूक था उसने मानववाद के अध्ययन के लिए शिक्षा केंद्र की स्थापना की थी। मानववाद जो है ये पुनर्जागरण से जुड़ा हुआ है। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा जाता है, याद रखें ये चीज, दांते को। यानी उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन में दांते कहीं नहीं है, सही उत्तर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किसकी रचना है? डिवाइन कॉमेडी दांते की रचना है। दांते के बाद पुनर्जागरण को प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? दांते के बाद पुनर्जागरण में सबसे ज़्यादा जो योगदान दिया था वो दिया था पेट्रार्क ने। ये कहाँ के थे? इटली के। द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग का लेखक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। द एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग का लेखक कौन है? इसके लेखक जो हैं ये फ्रांसिस बेकन हैं। इंग्लैंड के किस विद्वान को आधुनिक विज्ञान का पिता कहा जाता है? आधुनिक विज्ञान का पिता फ्रांसिस बेकन को कहते हैं, जिन्होंने एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग का बुक लिखा था। कुतुब नुमा यानी दिशा सूचक यंत्र जो है इसका आविष्कार किसने किया था? कुतुब नुमा का आविष्कार मार्को पोलो ने किया था। मार्को पोलो कौन था? मार्को पोलो जो है ये एक इतालवी यात्री था। इतालवी यात्री था, ये इटालियन था, ये याद रखें। मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? अभी हमने पढ़ा था मार्को पोलो कहाँ का था? इटालियन निवासी था, यानी ये इटली का रहने वाला था। उपयुक्त में से कोई नहीं, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई। मार्को पोलो ने अपनी यात्रा कहाँ से आरंभ की थी? मार्को पोलो जो है इटली का रहने वाला था और इसने वेनिस से अपनी यात्रा शुरू की थी। पुनर्जागरण की प्रमुख विशेषता क्या है? पुनर्जागरण जो है ये मानववाद पर विशेष जोर देता है। इसकी विशेषता मानववाद है, ह्यूमनिज्म है। मानववाद का पिता किसे कहा जाता है? मानववाद का पिता जो है ये पेट्रार्क को कहा जाता है। पुनर्जागरण कालीन प्रमुख इटालियन साहित्यकार कौन था? इटालियन साहित्यकार में बहुत सारे नाम आते हैं, जिनमें बोकासियो, पेट्रार्क और दांते, ये तीनों शामिल होते हैं, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक। मानववादी आंदोलन का गढ़ कौन सा नगर था? हमने पढ़ा कि जो शुरुआत हुई थी पुनर्जागरण की वो फ्लोरेंस नगर से हुई थी, तो मानववादी आंदोलन का जो गढ़ था वो फ्लोरेंस नगर था। प्रथम ज्ञात प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किसने किया है? देखिए ये सवाल जो है ये औद्योगिक क्रांति से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि पुनर्जागरण के ठीक बाद औद्योगिक क्रांति शुरू हो जाती है। लेकिन प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार है वो पुनर्जागरण के दौरान हुआ था, ना कि औद्योगिक क्रांति के दौरान। तो प्रिंटिंग प्रेस का जो आविष्कार किया है ये किया है जोहान्स गुटेनबर्ग ने। कहीं कहीं आपको योहानस गुटेनबर्ग मिलेगा या जॉन्स गुटेनबर्ग मिलेगा। जोहान्स गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था 1440 में। उपयुक्त में से कोई नहीं, सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के आइजैक न्यूटन की सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी मानी जाती है? आइजैक न्यूटन की जो सबसे प्रसिद्ध रचना है ये प्रिंसिपिया को माना जाता है। प्रिंसिपिया। अगला प्रश्न है, छापखाना प्रगति का सबसे शक्तिशाली इंजन है और जनमत वह शक्ति है जो निरंकुशता को मिटा देगा, ये शब्द किसने कहे थे? जब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार होता है तो वो कहते हैं लुई सेबेस्टियन कि सबसे शक्तिशाली इंजन छापखाना प्रगति है और जनमत वह शक्ति है जो निरंकुशता को मिटा देगा। यानी जब छापखाना का आविष्कार होगा, लोगों तक दार्शनिकों के विचार पहुंचेंगे, तो जनमत इकट्ठा होगा
और वो निरंकुश जो राजा हैं उनको उखाड़ फेंकेंगे। निम्नलिखित में से कौन छापखाना क्रांति को संदर्भित करता है? सीधी सी बात है कि हाथ से छपाई से यांत्रिक छपाई में जो बदलाव होता है वही छापखाना क्रांति है। कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार कब हुआ? कुस्तुनतुनिया पर तुर्क जो हैं वो अधिकार करते हैं 1453 ईस्वी में। जोहान्स गुटेनबर्ग ने जर्मनी में छापखाना कब बनाया था? ये बनाया था इन्होंने 1440 में। वैसे अगर आप औद्योगिक क्रांति के पढ़ेंगे तो उसमें आपको कहीं कहीं आपको मिलेगा आपको 1448, जो इन्होंने प्रॉपर जो मॉडल बनाया जो सबसे बेहतर मॉडल था इनका। शुरुआत इन्होंने 1430 से की थी। इन्हें सफलता मिलती है 1440 में एक ठीक ठाक मॉडल बनाने में। गुटेनबर्ग किसका पुत्र था? गुटेनबर्ग जो हैं ये एक व्यापारी के पुत्र थे। इटली के लोगों को लकड़ी के ब्लॉक प्रिंटिंग की तकनीक कहाँ से मिली थी? लकड़ी के जो ब्लॉक प्रिंटिंग है ये चीन से तकनीक चुराई गई थी, मतलब ली गई थी। कैक्सटन ने इंग्लैंड में छापखाना कब स्थापित किया? गुटेनबर्ग जर्मनी के थे और कैक्सटन ने इंग्लैंड में जो छापखाना बनाया था ये 1476 में बनाया था। यरूशलेम का पवित्र धर्म स्थल किस धर्म से संबंधित है? यरूशलेम का जो धर्म स्थल है ये ईसाई धर्म से संबंधित है। मध्यकालीन यूरोप की कला मुख्यतः किससे संबंधित थी? मध्यकालीन यूरोप की जो कला है ये ईसाई धर्म से ज़्यादा संबंधित थी। पुनर्जागरणकालीन स्थापत्य कला का आरंभ किसने किया था? पुनर्जागरणकालीन स्थापत्य कला का जो आरंभ है एक नाम याद रखें आप लोग, फिलिप्पो ब्रूनेलेस्की। फिलिप्पो ब्रूनेलेस्की वो इंसान है जिन्होंने पुनर्जागरण काल में स्थापत्य कला का आरंभ किया था। यानी सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन के हिसाब से उपयुक्त में से कोई लगा देना आसान है क्योंकि फिर वहाँ पे आपको आंसर नहीं देना पड़ता है, लेकिन अगर कभी नाम दे दिया फिलिप्पो ब्रूनेलेस्की का ऑप्शंस में तब दिक्कत हो जाता है। इसलिए जब आप पढ़ें किसी के प्रश्न को तो जो उपयुक्त में से कोई नहीं का आंसर है वो आंसर भी याद रखें कि अगर कोई नहीं है जो आप दिए गए ऑप्शन में से तो किसने किया था, ताकि जब कभी ऑप्शन वो नाम आए तो आपको पता रहे। पुनर्जागरणकालीन मूर्तिकला का पथ प्रदर्शक कौन था? मूर्तिकला देखिए शुरुआत की थी डोनातेलो ने। माइकल एंजेलो की बनाई उत्कृष्ट मूर्तियां कहाँ हैं? माइकल एंजेलो ने जो मूर्तियां बनाई थी मेडिसी के गिरजाघर में रखा हुआ है। चित्रकला का जन्मदाता किस कलाकार को माना जाता है? चित्रकला को जो जन्मदाता देने वाले थे ये जिएटो थे। वैसे देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता वगैरह से भी पुरानी प्राचीन सभ्यताओं से भी चित्रकला शुरू रही है, लेकिन प्रॉपर जो चित्रकला जो आज के ज़माने में हम देखते हैं इसके जन्मदाता जिएटो को माना जाता है। पुनर्जागरणकालीन शिल्पकला का प्रथम अग्रदूत चित्रशिल्पी कौन था? पुनर्जागरण काल में जो शिल्पकला का प्रथम अग्रदूत चित्रशिल्पी है यानी कि लॉरेंजो गिवर्टी की बात हो रही है यहाँ पर। निम्नलिखित में से कौन अपनी चमकीली मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध था? रोबिया। ये सारे नाम आपको याद करने पड़ेंगे, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। इटली का प्रमुख चित्रकार कौन था? इटली के प्रमुख चित्रकारों में लियोनार्डो दा विंसी का नाम प्रसिद्ध है, जिन्होंने मोनालिसा बनाई थी। देखिए सवाल आ गया, मोनालिसा क्या है? मोनालिसा कौन है? मोनालिसा जो है ये इतालवी महिला है, एक माना जाता है कि इटालियन महिला है, उसका फिगर बनाया था उन्होंने। मोनालिसा किस कलाकार की प्रसिद्ध कृति है? लियोनार्डो दा विंसी का। लास्ट सपर किस चित्रकार का प्रसिद्ध चित्र है? ये सारे नाम आप याद रखें, लास्ट सपर, मोनालिसा, ये सारे जो हैं ये लियोनार्डो दा विंसी के हैं। द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन का रचनाकार कौन है? द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की रचना है। अंतिम निर्णय
द लास्ट जजमेंट नामक चित्र कहाँ निर्मित है? द लास्ट जजमेंट जो चित्र है माइकल एंजेलो की, ये चैपल की दीवार पे बनी हुई है। सिस्टाइन मैडोना किस चित्रकार का विश्व प्रसिद्ध चित्र है? देखिए, मैडोना नाम से अगर आपको कहीं भी मिलता है तो ये राफेल का है। फिर देखिए, ये मैडोना ऑफ द चेयर नामक प्रसिद्ध चित्र किस चित्रकार की रचना है? ये भी याद रखें, ये भी राफेल की रचना है। उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, अगला प्रश्न है, टीसियन के चित्रों की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण क्या है? टीसियन के चित्रों की जो प्रसिद्धि है वो उसके रंग सौंदर्य के कारण है। दुनिया के प्रसिद्ध चित्रकार पाब्लो पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? पिकासो, जिनका पूरा नाम पाब्लो पिकासो था, इनका जन्म जो है ये स्पेन में हुआ था। फोर्ब्स पत्रिका ने भारत के किस चित्रकार को पिकासो की पदवी दी थी? मकबूल फिदा हुसैन को, जिन्हें हम लोग जानते हैं MF हुसैन के नाम से। मार्टिन लूथर ने बाइबिल का किस भाषा में अनुवाद किया था? मार्टिन लूथर ने बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया था। प्रबुद्ध किंतु डरपोक विद्वान किसे कहा गया है? जो कि मतलब समझदार हो पर डरपोक हो। ये इरास्मस के बारे में बात हो रही है। मेरा हृदय कैथोलिक है किंतु पेट लूथरवादी, ये किसने कहा था? ये भी कथन जो है ये इरास्मस का कथन है। इरास्मस ने 1515 में बाइबिल का किस भाषा में अनुवाद किया था? इरास्मस ने बाइबिल का अनुवाद जो है, ये उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने अनुवाद किया था लैटिन में। लूथर ने किस में किया था? लूथर ने किया था जर्मन लैंग्वेज में। और गुटेनबर्ग ने जो पहली किताब छापी थी अपने छापखाने से, वो भी बाइबल थी, याद रखें। इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन की रचना किसने की थी? इंस्टीट्यूट ऑफ द क्रिश्चियन रिलीजन जो है ये जॉन कॉल्विन की रचना है। बुक ऑफ कॉमन प्रेयर का लेखक कौन है? बुक ऑफ कॉमन प्रेयर जो है ये क्रेनमर की रचना है। इटली के किस राजनीतिक चिंतक को आधुनिक चाणक्य कहा जाता है? आधुनिक चाणक्य कहलाने वाले मैकियावेली थे। अभी हमने आपको पहले बताया था। आधुनिक राजनीति दर्शन का जनक किसे माना जाता है? ये भी मैकियावेली के बारे में बात हो रही है। राजनीतिक दर्शन का जनक इन्हें माना जाता है आधुनिक। यूरोप में पुनर्जागरण सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ? सबसे पहले जो प्रारंभ हुआ था यूरोप में पुनर्जागरण कहाँ पर हुआ था? इटली में। और इटली में कहाँ पर हुआ था? फ्लोरेंस में। ये याद रखिए, सवाल घूम फिर कर पूछ लेता है। उपयुक्त में से कोई नहीं सही उत्तर होगा यहाँ पर। डिस्कोर्सेस ऑफ लिवी की रचना किसने की थी? डिस्कोर्सेस ऑफ लिवी की रचना जो है ये मैकियावेली ने की थी। लैटिन गद्य का पिता किसे माना जाता है? लैटिन गद्य का जो पिता है ये माना जाता है बुकासियो को। डेकामेरन किस कहानीकार का सर्वश्रेष्ठ संग्रह है? डेकामेरन जो है ये बुकासियो की रचना है। ये बुकासियो की रचना है। उपयुक्त में से कोई नहीं सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें अगर आपको पसंद आ रही है तो। पश्चिम अफ्रीका के तटीय मार्ग का पता किसने लगाया? देखिए, जो देशों की खोज होती है वो भी पुनर्जागरण काल के दौरान होती है, पुनर्जागरण की देन होती है, इसीलिए हमको ये भी टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। पश्चिम अफ्रीका के तटीय मार्ग का पता किसने लगाया था? पश्चिम अफ्रीका का तटीय मार्ग यानी कि जो उत्तरमाशा अंतर्द्वीप की बात हो रही है, उत्तरमाशा अंतर्द्वीप की यानी केप ऑफ गुड होप की, तो यहाँ पर पश्चिमी अफ्रीका तटीय मार्ग का पता किसने लगाया था? हेनरी दी नेविगेटर ने। उपनिवेश स्थापित करने की प्रणाली को किसने आरंभ किया था? ये भी हेनरी दी नेविगेटर ने, क्योंकि यही सबसे पहले अलग अलग देशों पर जाना शुरू किया था। फिलीपींस द्वीप समूह की खोज किसने की थी? फिलीपींस द्वीप समूह जो है इसकी खोज की थी मैजेलन ने। अंग्रेज नाविक फ्रांसिस ड्रेक के जहाज का क्या नाम था?
फ्रांसिस ड्रेक के जहाज का जो नाम है ये पेलिकन था, यानी गोल्डन हाउंड भी इसे कहते थे। चलिए अगला प्रश्न है, अज्ञात संसार का दस्युराज किसे कहा जाता है? अज्ञात संसार का दस्युराज, ये फ्रांसिस ड्रेक की बात हो रही है यहाँ पे। किस लेखक ने फ्रांसिस ड्रेक को अज्ञात संसार का दस्युराज कहा है? रैमजे म्योर ने। कोलंबस कहाँ का नाविक था? देखिए सवाल आप जब भी देखेंगे तो आपको कन्फ्यूजिंग लगेगा, क्योंकि कोलंबस आपको कहीं कहीं पे रेयरली आपको पुर्तगाल का नाविक मिल जाएगा, स्पेन का नाविक मिलता है क्योंकि स्पेन के राजा ने इसे सहायता दी थी अलग अलग देशों में जाने के लिए। पर कोलंबस जो है उपयुक्त में से कोई नहीं सही उत्तर है। कोलंबस जो है ये जिनेवा का रहने वाला था, जिनेवा का निवासी था, नहीं ये इटालियन था, ये एक इतालवी नाविक था। चलिए कोलंबस 3 जहाज़ों के साथ कितने दिन की यात्रा के बाद एक नई धरती पर पहुंचा था? कोलंबस जो है 3 जहाज़ों के साथ निकला था और 33 दिन में एक नई धरती पर पहुंचा जिसका नाम रखा गया अमेरिका। कोलंबस ने अमेरिका की खोज कब की थी? अमेरिका की खोज हुई थी 1492 में। 1498 में किसकी खोज हुई थी? भारत की। यूरोप वासियों के लिए भारत तो हमेशा से था। ओके, नई दुनिया का नाम अमेरिका किसके नाम पर पड़ा था? अमेरिगो वेस्पुसी के नाम पर नई दुनिया जो थी जिसकी खोज कोलंबस ने 1492 में की, उसका नाम अमेरिका पड़ा था। किस नाविक ने पहली बार संपूर्ण विश्व की परिक्रमा की थी? पूरे विश्व की परिक्रमा करने वाला नाविक सिर्फ एक था, मैजेलन। आधुनिक नक्षत्र विज्ञान का जन्मदाता किसे माना जाता है? आधुनिक नक्षत्र विज्ञान का जन्मदाता कोपरनिकस को माना जाता है। निकोलस कोपरनिकस का जन्म कहाँ हुआ था? कोपरनिकस का जो जन्म है ये पोलैंड में हुआ था। 1543 में खगोल शास्त्री कोपरनिकस ने किस सिद्धांत की खोज की? पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है और पृथ्वी अंतरिक्ष के केंद्र में नहीं है। उसके पहले तक माना जाता था कि पृथ्वी जो है ये अंतरिक्ष के केंद्र में है, तो कोपरनिकस ने बताया 1543 में कि नहीं, पृथ्वी अंतरिक्ष केंद्र में नहीं है, बल्कि पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों ओर घूमती है। यानी सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री जो कि 1778 में लिखा गया, उसके लेखक कौन हैं? एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री के जो लेखक हैं ये एंटोनी लावोसियर हैं। आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? एंटोनी लावोसियर को। ग्रहों की खोज किसने की थी? ग्रहों की खोज वो करेगा जिसके पास दूरबीन होगी, यानी गैलीलियो ने। 15वीं शती में किस मानववादी इतिहासकार ने यह सिद्ध किया कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन का चर्च जो है वो तथाकथित दान जो उन्होंने चर्च को दिया था सम्राट ने, वो वास्तव में फर्जी था? ये किया था लॉरेंजो बैला ने। पहला यूरोपीय यात्री कौन था जिसने सर्वप्रथम भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की? सबसे पहले किसने किया था भारत के समुद्री मार्ग की खोज? हेनरी मैगलन ने, कोलंबस ने नहीं किया था। किया था किसने? वास्को डी गामा ने। वास्को डी गामा ने किया था। कब किया था? 1498 में। उपयुक्त में से कोई नहीं यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। वास्को डी गामा कहाँ का नाविक था? ये पुर्तगाल का था, पुर्तगीज था ये। वास्को डी गामा किस मार्ग से भारत आया था? उसी मार्ग से जिसकी खोज की थी हेनरी द नेविगेटर ने, यानी उत्तमाशा अंतरद्वीप से होकर, अंतरीप से होकर। वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा था? 1498 में। वास्को डी गामा भारत में सर्वप्रथम किस स्थान पर पहुंचा था? कहाँ पर पहुंचा था सबसे पहले? कालीकट तट पे। चलिए, ये 94 क्वेश्चन थे जो कि यूरोप में पुनर्जागरण संबंधित थे। हमने कोशिश की है कि हर तरह के प्रश्न इसमें सम्मिलित हो सके। अगर कहीं कुछ बाकी रह गया है तो वो आप लोग अपने से देख लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।